हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर 3 पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 3 पढ़ा था, उसमें हमने फैमिली के बारे में पढ़ा कि फैमिली क्या होती है, फैमिली कितने टाइप्स होते हैं, फैमिली के लाभ क्या हैं, फैमिली के गुण क्या हैं ना। पिछली वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था। तो हमारा फैमिली का जो पार्ट था वो आधा ही हो पाया था, आधा रह गया था। आधा आज हम कंप्लीट करेंगे कि फैमिली विभिन्न प्रकारों में बांटी गई है और किस किस आधार पे है, ये भी पढ़ेंगे। नातेदारी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, ये ठीक है। और नातेदारी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ये भी पढ़ेंगे। और मिश्रित परिवार क्या होता है, ये एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार दोनों की विशेषता। और नातेदारी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ये। और भारतीय समाज मतलब कितने वर्गों में बांटी गई है, जाति, जनजाति, परिवार, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जाति, जनजाति, परिवार का अर्थ और परिवार को कितने भाग में बांटा गया है, ये। और वर्ण व्यवस्था जो है वो कितने वर्गों में कितने भागों में बटी हुई है, ये ठीक है। आज की वीडियो हमारी ये होने वाली है, चैप्टर 3 से रिलेटेड है। जहाँ तक आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, अगर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बचती हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। और फिर उसके बाद आएंगे एमसीक्यू पढ़ेंगे। आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं 3। परिवार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से आधार पे बांटी गई है। जैसे कि हमारा पहला है विवाह के आधार पे, दिख रहा होगा आपका, विवाह के आधार पे। और तो पढ़ते हैं हम विवाह के आधार पे। जैसे कि ये रहा विवाह के आधार पे। पहला क्या है, एक विवाह परिवार, यानी कि जहाँ विवाह कर देते हैं, जहाँ पे शादी हो जाती है, वो विवाह परिवार कहला जाएगा। फिर क्या होएगा, सेकंड पॉइंट की बहु विवाह परिवार, जहाँ पे अब वो विवाह परिवार माना गया तो वहाँ पे अब बहू आ गई तो उसको क्या हो जाएगा कि बहु विवाह परिवार। अब बहू और पत्नी दोनों हैं, जब वो अकेले रहते थे तो अब दोनों के बहू पत्नी, मतलब बहू भी और पत्नी भी है विवाह। फिर है बहुपति विवाह, मतलब कि ये विवाह है, इतने प्रकार के कौन कौन से विवाह होते हैं। एक विवाह होती है बहु विवाह, एक विवाह यानी कि एक, बहु विवाह यानी कि बहुत सारे बहु विवाह। बहुपत्नी जिसकी बहुत सारी पत्नी होती है, बहुपति जिसका बहुत सारी पत्नी होती है, यानी कि एक पति के बहुत सारी पत्नी, उसको बहुपत्नी कहेंगे। और बहुपति किसे कहेंगे, जिसकी एक पत्नी के बहुत सारे पति होती है, उसको कहते हैं बहुविवाह, बहुत सारी बहुपति विवाह, ठीक है। एक विवाह, बहुविवाह और बहुपत्नी विवाह और बहुपति, ठीक है। विवाह के आधार पर ये बांटा गया है। अब बात करते हैं कि सदस्य के आधार पर। सदस्य के आधार पे क्या है कि केंद्रीय, संयुक्त और विस्तृत। केंद्र के आधार पे संयुक्त यानी कि बड़ा परिवार, विस्तृत यही के कहाँ तक फैला हुआ है सदस्य के आधार पे, कि उसके दादा से उसकी दादी, उसके चाचा, ऐसे कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। वंश के आधार पे बात करते हैं कि वंश कौन कौन से होते हैं। पितृवंश, मातृवंश, दो वंश, मामी परिवार या फिर आरेखिक रिश्तेदारों के नाम से। मतलब कि पितृवंश से हमारा जो वंश चलता है, हालांकि जो भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पे पिता जो परिवार का कर्ता धर्ता होता है वो पिता के हाथ में होता है, यानी कि पितृवंश होता है भारतीय समाज में। कहीं कहीं पे मातृवंश भी होता है, कहीं पे दो वंश होते हैं जो पापा के जो होते हैं। इसमें लिखा है मामी परिवार का जो वंश होता है। आरेखिक क्या होता है, जिस जहाँ पे रिश्तेदारों के नाम से चलता है, ठीक है। अब करते हैं रिश्तेदारों के आधार पर। अब हमने रिश्तेदार के यानी कि एकता संबंधी, विवाह संबंधी। एकता संबंधी जहाँ पे एकता संबंधित है, यहाँ पे विवाह संबंधित है, ये सब, ठीक है। रिश्ता के आधार पर हो गए, रिश्तेदारों के आधार पे। स्थान के आधार पे क्या होता है, स्थान पे यानी कि एक पितृ और एक मातृ, यानी कि एक पितृवंश स्थान हो गया और एक मातृ स्थान हो गया। सत्ता के आधार पर भी ऐसे होता है, पितृवंश पितृ सत्तात्मक के आधार पर और मातृ सत्तात्मक के आधार पर, ठीक है। तो ये हमारे ये जो बताए हैं आधार के। विवाह के आधार पर एक विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी, बहुपति। सदस्य के आधार पे केंद्रीय, संयुक्त, जो हमने पढ़ा था केंद्र के आधार पे कि संयुक्त होता है, वो परिवार की डेफिनेशन में तो पढ़ा था। केंद्रीय, संयुक्त और विस्तृत। वंश के आधार पे पितृ, मातृ। और रिश्तों के आधार पे एकल संबंधी, विवाह संबंधी। और स्थान और सत्ता पे दोनों ही, मित्र, पितृ
स्थान के आधार पे, और ये सत्ता में पितृसत्ता, मातृसत्ता। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड ही जो हमने ऊपर पढ़ा है इनको पूरी डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखो, निवास और स्थानीय के आधार पर परिवार। अभी हमने निवास, जहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्थानीय, स्थान के आधार पर क्या होता है, पितृस्थानीय और मातृस्थानीय और नवविवाहित। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारा पितृस्थानीय में नव विवाहित जोड़ा वर के माता पिता के साथ रहते हैं। जो वर होती है, मतलब कि जो लड़का होता है, जब उनकी शादी हो जाती है तो जो वो उसके घर पे जाके रहती है, माता पिता के साथ रहती है वो। ठीक है, जो उसकी पत्नी होती है, नव विवाहित जोड़ा जो होता है, वर यानी कि लड़का, ठीक है, जो दूल्हा है, और उसकी जो वाइफ है वो उसके माता पिता के घर पे जाके रहेगी। और मातृ स्थान में क्या होगा कि नव विवाहित जो जोड़ा होगा, वधु यानी कि जो लड़की है, दुल्हन, वधु यानी कि दुल्हन, वो माता पिता के साथ ही रहेगी। मातृ स्थान ही हो गया। ठीक है, कि वो अपने घर में ही रहेगी, अपने पति के साथ रह के। तो वो वधु के घर में रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, मातृ स्थानीय। और नव विवाहित तो वही है जो नया जो विवाह होता है वो। वंश के आधार पे क्या है कि वंश के आधार पे है कि पितृवंशनीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। जायदाद और वंश पिता से पुत्र को मिलते हैं। जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो वंश होता है, जैसे कि पिता का वंश है तो पिता से उसके पुत्र को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। और मातृवंश में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो वंश माता से उसकी बेटी को मिलती है, पिता से उसके पुत्र को मिलती है, और माता से उसकी बेटी को मिलती है। वंश के आधार पे ये होता है। सत्ता के आधार पर परिवार क्या होता है, पिता सत्तात्मक परिवार और माता सत्तात्मक। पिता में वो होता है कि पुरुष की जो सत्ता और वो प्रभुत्व होती है वो किसकी होती है, पुत्र की हो गई, जो पुरुष की सत्ता है। ठीक है, और मात्र की स्त्री समान मतलब कि जो उसकी सत्ता उस पर समान अधिकार किसका होगा, उसकी स्त्री, मतलब कि उसकी बेटी पे होगा, स्त्री पे। मतलब इसमें पुरुष में सत्ता का प्रभुत्व अधिकार होता है और इसमें स्त्री का। ठीक है, अब बात करते हैं हम नातेदारी क्या होती है। नातेदारी समाज में मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं जो वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होती है। नातेदारी का दूसरा नाम होता है रिश्तेदारी। नातेदारी मतलब क्या होता है, एक रिलेटिव से जो हमारे संबंध होते हैं। मान्यता जो समाज में, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे हमारे जो संबंध हैं वो, ठीक है, वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। जो हमारे वास्तविक जो संबंध हैं उन पर आधारित होते हैं। और नातेदारी का दूसरा जो नाम होता है वो रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारी। नातेदारी को दो भागों में बांटा गया है, रक्त संबंध और विवाह संबंध। ठीक है, रक्त संबंध में क्या है, रक्त संबंध में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी और पुत्र पौत्र ये साथ रहते हैं। रक्त संबंध में ये हो गया। और विवाह संबंध में क्या होता है कि जिसमें सास ससुर जीजा नंद, मतलब जिसमें सब रहते हैं, और बहनोई जेठ बहू देवर आदि। ठीक है, विस्तृत परिवार यानी कि विस्तृत का मतलब क्या होता है, बढ़ा, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब कि जो परिवार है वो कहाँ कहाँ तक विस्तृत परिवार ही है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इस प्रकार के परिवार संयुक्त परिवार से ही बनते हैं। मतलब कि जो हमने परिवार के टाइप्स पढ़े थे, दो प्रकार पढ़े थे, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। एकल परिवार तो छोटा होता है और जो संयुक्त परिवार होता है वो बड़ा होता है। तो ये विस्तृत परिवार उसके नाम से ही जाना जाता है कि संयुक्त परिवार में जो सारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के लोग रहते हैं। जब संयुक्त परिवार आगे बढ़ता है तो विस्तृत परिवार, अब जब संयुक्त परिवार, जैसे कि मैंने बोला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो निरंतर चल रहा है वो परिवार, तो वो विस्तृत परिवार कहलाया जाएगा। ठीक है, क्या कहलाया जाएगा, विस्तृत परिवार कहलाया जाएगा। इसमें माता पिता, उसके भाई बहन, बेटे बेटी, पोती पोतिया आदि इकट्ठे होते हैं। मतलब कि संयुक्त परिवार में हमने पढ़ा कि सभी होते हैं उसमें, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी सब। बच्चे के दादा भी इसमें रहते हैं। इस प्रकार इसमें कम से कम 2 से 3 पीढ़ियाँ रहती है। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया कि इसमें बच्चे के जो दादा हैं वो भी रहते हैं, और उसमें कम से कम 2 से 3 पीढ़ियाँ चलती है, इसलिए विस्तृत परिवार कहा जाता है। अब बात करते हैं कि एकाकी परिवार की विशेषता। एकाकी परिवार क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। एकाकी परिवार आकार में छोटा होता है, जैसे कि मैंने बताया था। एकाकी परिवार के रक्त संबंध सीमित होते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी ही महत्व मिलती है, मतलब कि उनकी अपनी ही महत्व
सत्ता होती है, परिवार की सत्ता साझी होती है। मतलब कि जो परिवार की सत्ता होगी वो साझी होती है, यानी कि उनकी जो भी सत्ता है जहाँ पे वो रहते हैं उनका अपने आप ही कोई वो ये नहीं होती कि वो दूसरों की सत्ता होगी, उनकी अपनी ही वो सत्ता होगी, उस पर कोई ये नहीं होगा कि ये ते। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होगी? संयुक्त परिवार का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। संयुक्त परिवार का कर्ता जो होता है वो पिता की प्रधानता होती है। संयुक्त परिवार में संपत्ति, निवास तथा रसोई से संयुक्त होती है। इसकी जो संपत्ति होती है वो एक ही रसोई में, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में। संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियों का एहसास होता है, मतलब कि सबकी जिम्मे जो संयुक्त परिवार में होते हैं इतने सारे लोग रहते हैं तो उनमें जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये सब इसकी विशेषता ये है। अब बात करते हैं नातेदारी क्या होती है। ठीक है, नातेदारी समाज से मान्यता है। बताया नातेदारी क्या होती है, नातेदारी से इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिश्तेदारी, यानी कि रिलेटिव। नातेदारी समाज में मान्यता प्राप्त संबंध है जो वंशावली शब्दों पर आधारित होती है, जो वंश आधारित होती है ना वो। नातेदारी के दो प्रकार होते हैं, रक्त संबंध और वैवाहिक। बता दिया तो नातेदारी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या? माता पिता भाई बहन, जो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, माता का भाई जो हमारी मम्मी का भाई होते हैं, उन मामा, और वो कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार में इसको बांटा गया है। और माता के भाई पत्नी, जो माता के भाई की जो पत्नी है यानी कि मामी, उनको कितने प्रकार में बांटा गया? 151 प्रकार में। ठीक है, नातेदारी को ऐसे ऐसी श्रेणी में बांटा गया, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय समाज को कितने हिस्सों में बांटा गया? जाति, जनजाति और परिवार। अब जाति क्या होती है? जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो भारत में हजारों सालों से प्रचलित है। ये सबको पता है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो हजारों सालों से प्रचलित है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खान पान, विवाह करने, सामाजिक संबंध इत्यादि के संबंध में बहुत से नियम बनाए गए थे। व्यक्ति के पास जितनी मांझी योग्यता हो, बदलाव नहीं ला सकता। हालांकि जो भी जाति थी जो जन्म से आधारित होती है, उनका विवाह से, उनके खान पान से, उनके सामाजिक संबंध से, ये सारे नियम जो थे पहले से ही इस संबंध में। जैसे कि कुल के अनुसार, जब कुल जो होता है, कुल के अनुसार जब एक बार पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है, जब वंश पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। जैसे कि एक वंश से दूसरे वंश, तीसरे वंश, ऐसा होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। जाति शब्द पुर्तगाली शब्द कास्ट से लिया गया है। जब मैंने बताया है कि जाति जब वो पुर्तगाली शब्द कास्ट से लिया गया है, इसको जाति को अंग्रेजी में कास्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जन्म। इस प्रकार वह अंत वैवाहिक समूह जिसकी सदस्यता जन्म के ऊपर आधारित है। जो इसकी सदस्यता है वो जन्म के ऊपर आधारित है, मतलब कि जो भी जिस परिवार में जन्म ले, जैसे कि जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी जाति वहीं से निर्धारित हो जाती है कि उसकी जाति ये है। ठीक है, जाति का यही है। अब बात करते हैं जनजाति क्या। जनजाति वह होती है जो यहाँ इस समाज में न रहकर दूसरे जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, जो कई वर्षों से जंगलों और पहाड़ों में रह रहे हैं, उसको जनजाति कहते हैं। उनकी संस्कृति भी अलग होती है। और जाति कई प्रकार की होती है, जैसे कि मुंडा, गोंड, मीणा, संथाल, उरांव इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं परिवार। तीसरा हमारा था परिवार। पहला जाति, दूसरा जनजाति, तीसरा परिवार। परिवार वह सदस्य का समूह है जो रक्त संबंध, विवाह संबंध पर आधारित है, फिर भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि वो रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से भाई जुड़ा है। परिवार इसे ही तो कहा जाएगा जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी तो वह परिवार कहला जाएगा। अब परिवार कितने प्रकार के, ये हमने पढ़ा ही था कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे और अविवाहित बच्चे, और उसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे इत्यादि ये सब रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक अपना, भारत समाज का भाग। भारत समाज का जो भाग है वर्ण व्यवस्था, उसको 4 भाग में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब ब्राह्मण का काम क्या होता था कि शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम होता था राजा, मतलब क्षत्रिय वो होते थे जो राजा, सेनापति, ये सब युद्ध करना, प्रजा करना, रक्षा करना, ये सब युद्ध करते थे। जो राजा लोग थे, मतलब सेनापति जो लोग थे वो युद्ध करते थे, प्रजा की रक्षा करते थे, ये सब। वैश्य कहते हैं कि वैश्य
व्यापारी होते थे, जैसे किसान लोग हो गए, व्यापार करना, खेती करना, ये सब। शूद्र होते थे कि 3 वर्ग की सेवा करना या गंदगी साफ करना, ये सब था। मतलब कि जो शूद्र होते थे वो नीची जाति होते थे, उनको ये था कि सेवा करेंगे वो। ठीक है, ये 4 व्यवस्थाएं हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र। आज आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो जो हमारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आएंगे। डेफिनेशन के साथ ही देखते हैं, डेफिनेशन के साथ ही एमसीक्यू बनाएं या फिर ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो एमसीक्यू आएंगे उनको ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको पता है एमसीक्यू के बारे में पहले ही तो आप ज़रूर कमेंट करना उन पे। ओके, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं।